नमस्कार दोस्तों। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ है, जिसमें से 20 करोड़ एससी और 10 करोड़ एसटी हैं। यानी कि एससी की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की 16.6% है और एसटी की पॉपुलेशन 8.6% है और ओबीसी की पॉपुलेशन लगभग 52% है। और दोस्तों बात रिजर्वेशन की करें तो एससी की पॉपुलेशन 16.6% है और उनको रिजर्वेशन 15% मिलता है और एसटी की पॉपुलेशन 8.6 है और उनको रिजर्वेशन मिलता है 7.5 और ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है, उनको रिजर्वेशन 27% मिलता है। अब देखिए सबसे ज्यादा डिस्कशन इसमें यह चलता है कि रिजर्वेशन खुद एक डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि आप जात के आधार पर भेदभाव करके किसी को भी ज्यादा और किसी को भी कम रिजर्वेशन कर रहे हो। और हमारा कानून ये कहता है कि हर कोई कानून की नजर में एक समान है और इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि रिजर्वेशन तो इलीगल हुआ। तो एक ऐसा टूल जो खुद तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन से कैसे बचा पाएगा। अब देखिए सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हमें अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम अपने परिवार में कैसा बिहेव करते हैं। मान लेते हैं कि आपके परिवार में 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का बच्चा है जो चल सकता है और दूसरा बच्चा भी छोटा है जो खुद नहीं चल सकता। तो मान लो हमें कहीं जाना है, वहां पर हम क्या करते हैं, छोटा बच्चा चल नहीं सकता उसको गोदी में ले लेते हैं और जो 5 साल का बच्चा जो चल सकता है उसको चलने दिया जाता है। या फिर सीधी भाषा में यहाँ कहने की घर में इक्वलिटी को फॉलो किया जाता है, दोनों को चलना पड़ेगा, दोनों के लिए रूल सेम रहेंगे। देखिए जब हम अपने घर की बात करते हैं तो नोटिस करो कि जब हम घर में भी किसी को ज्यादा तो किसी को कम प्रायोरिटी देते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए पूरा देश एक परिवार है और वो ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे हम अपने परिवार में। और रिजर्वेशन हमें इसलिए बुरा लगता है जैसे हम परिवार से बाहर निकलते हैं, हम देश के लोगों को बाहर ही समझ लेते हैं और यही चीज है जब हम घरों में कर रहे होते हैं तब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगता है। दोस्तों अगर इंडिया के इतिहास में लगभग 100 से 200 साल पीछे चले तो इस देश में कास्ट सिस्टम की जगह वर्ण सिस्टम हुआ करता था, जिससे पढ़ाई और लिखाई सिर्फ ब्राह्मण करते थे, रक्षा और राजपाट क्षत्रिय संभालते थे, वैसे सिर्फ व्यापार करते थे और जो शूद्र थे वह इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। इसी प्रकार जिनके पास राज्य और एजुकेशन थी वो राज्य करते थे और अपने हिसाब से रूल और पूरा सिस्टम भेदभाव में बदल गया। आज भले ही हम आरक्षण की बात कर रहे हैं लेकिन अपर कास्ट के पास 100% रिजर्वेशन हजारों साल में था, वो आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक कि सड़कों पर भी 100% रिजर्वेशन था और बैकवर्ड को रोड पर तक अलाउ नहीं था। बैकवर्ड क्लास के लोगों को अपने गले में कुल्हड़ लटकाकर चलना पड़ता था ताकि वो जमीन पर थूक न पाए। कमर पर झाड़ू बांधकर चलनी होती थी ताकि वो अपने पैरों के निशान हटा सके और अपर कास्ट उस पर चल सके। छुआछूत भारत की रियलिटी है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। महाभारत के टाइम पर भी देखा गया था कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ थे लेकिन वे अपनी कास्ट की वजह से कुछ नहीं कर पाए। आप खुद सोचे कि जिसको छूना अलाउ नहीं था वो कुछ नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि उसको इंसान ही नहीं मारा जाता था, यहाँ तक कि जानवरों से बदतर समझा जाता था और जानवरों को दूध पिलाया जाता था, चींटियों को आटा खिलाया जा रहा था, लेकिन इंसानों को छूना अलाउ नहीं था। और जब छूना अलाउ नहीं था तो ना तो पढ़ सके और ना ही उनको नौकरी मिल सकी और इस वजह से उस कम्युनिटी की कैपेबिलिटी जो कम होती गई और पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहा। लेकिन इसी चीज को बिना समझे लोग बड़ी आसानी से बोल देते हैं कि बैकवर्ड क्लास का। यदि आप इंडिया की हिस्ट्री देखोगे तो भारत के जो शिल्पकार थे वो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल थे। बाहर के देश के लोगों को देखने आते थे यहाँ के लोहार आयरन में कार्बन क्यों मिला रहे हैं ताकि लोग जंग न लगे। पीतल के बर्तन बनाने का बहुत ही अच्छे से जानते थे, जबकि बाहर के लोगों को पीतल और सोने में अंतर नहीं पता था। वेद व्यास जी जो कि दासी पुत्र थे, आज की भाषा में दलित होते। महर्षि वाल्मीकि अतारी आज की भाषा में अगर आज यूज होते तो सारे दलित थे। जैसे जैसे भेदभाव हुआ ये लोग पीछे होते गए। यदि आप कास्ट में पैदा हुए तो आपका इसमें कोई रोल नहीं है। आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में इतनी बात करते हैं, जब वो स्कूल जाते थे तब वो खुद की बोरी लेकर जाते थे और उनको क्लास में बैठकर पढ़ना अलाउ नहीं था। क्लास के बाहर बैठकर पढ़ाई करते थे और पानी भी प्यून दूर से देता था और जिस दिन प्यून नहीं आता था उनको पानी नहीं मिलता था। इस तरह की स्ट्रगल को लेकर उन्होंने अपना नाम कमाया कि अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक में उनकी मूर्ति स्थापित है। अब अपने टॉपिक रिजर्वेशन पर वापस आते हैं और देखते हैं कि एक तरफ एक एजुकेशन फैमिली है जो अपने बच्चों को सही समय पर अच्छे स्कूल में डाल दिया, सही समय पर उसको लैपटॉप मिल गया। वहीं एक तरफ पुअर फैमिली है, वो अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिए हैं, घर में पैसे भी नहीं है इसलिए बच्चों को काम पर भी जाना पड़ता है और आसपास का माहौल सही नहीं, उसने लैपटॉप को देखा तक भी नहीं है। इन दोनों बच्चों में से नौकरी लगेगी तो
तो किसकी लगेगी? जो पहला बच्चा है उसी की नौकरी लगेगी, सक्सेसफुल होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहेगा। और जो पुअर फैमिली है वो भी गरीब ही रहेगी। लेकिन जब लाखों बच्चों में से कोई एक बच्चा काबिल निकल जाता है तो लोग उसी को एग्जाम्पल देने लगते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन इनकम बेस्ड होना चाहिए। देखिए, रिजर्वेशन को कभी इसलिए नहीं बनाया गया था कि फाइनेंशियल लोग इक्वल हो जाएं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 पढ़ोगे तो उसमें इकोनॉमिक इक्वल शब्द का यूज नहीं किया गया है। रिजर्वेशन सिर्फ इसलिए लाया गया है कि ताकि जो हजारों सालों से एक बैकवर्ड क्लास पर अत्याचार हुआ है और जो भेदभाव हुआ वो हटाया जा सके। आप पैसा देकर किसी को भले अमीर बना दो पर उसकी कास्ट उसके साथ हमेशा रहती है। अब ये जरूरी नहीं कि आदमी अमीर हो जाए तो उसकी कास्ट को लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। यदि कोई गरीबी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा तो उसके लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मनरेगा से सारी चीजें हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए अलग स्कीम है। रिजर्वेशन लाने का जो उद्देश्य बेसिक सा है कि जो बैकवर्ड क्लास है उसकी रिप्रेजेंटेशन बढ़े से। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने देखा होगा मायावती जी यूपी की सीएम बनी थे तो माहौल सब बन गया था कि बैकवर्ड क्लास के लोग अब आगे आ रहे हैं और अलग अलग रूल बना रहे हैं। लोग सोच समझ कर बात कर रहे थे कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए कि हम बैकवर्ड क्लास को भी कुछ कह न दें। दोस्तों, यही पावर है रिजर्वेशन की। लेकिन अब कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो जुल्म है वो तो हमारे पूर्वजों ने किए हैं तो हम उनको भुगते हैं। लेकिन जब वही लोग अपने पुरखों की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उनमें से पीछे तो उससे नहीं हटते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रिजर्वेशन के PWS की बात आती है तो चुप रहते हैं। देखिए, जब लोगों को रिजर्वेशन की बात करते हैं तो अपने फायदे और नुकसान को देखकर ध्यान में रखकर बात करते हैं, लॉजिक के बेसिस पर नहीं। और यही लोग हैं जो फेक इनकम सर्टिफिकेट बनवाकर 10% के रिजर्वेशन का फायदा लेते हैं। अब आप यही कहेंगे कि जब इनकम सर्टिफिकेट भी फेक बन सकता है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी तो फेक बनवाया जा सकता है। देखिए, इनकम सर्टिफिकेट तो कोई भी बनवा सकता है लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट कोई नहीं बनवा सकता। एक कहावत भी है कि जाति कभी नहीं जाती। कोई भी अपर कास्ट अपनी कास्ट चेंज नहीं करना चाहता क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि सोसाइटी में बैकवर्ड कहलाने पर कितना भेदभाव होता है। हमारे देश में रिलीजन चेंज करवाना फिर भी आसान है लेकिन कास्ट चेंज करवाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि कोई भी अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट वाला बन के नहीं घूमना चाहता क्योंकि उसे पता है कि नौकरी भले ही न मिले लेकिन फिर भी भेदभाव होगा। उसके साथ कुछ अपर कास्ट के लोग ट्रेंड में आते हैं कि रिजर्वेशन तो खैरात में मिला है तो उनके लिए बता दो कि अंग्रेजों के समय में अपर कास्ट की वजह से बैकवर्ड क्लास जो थे वो अंग्रेजों से एक सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करे थे और ये वो टाइम था जब सब रियलाइज हुआ कि बिना बैकवर्ड क्लास की पॉलिटिकल पावर अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं है। और इसी के बाद अम्बेडकर जी की बात मानकर पुनः पैक्ट का समझौता हुआ, देश में रिजर्वेशन आया। और ये अभी तक भी कुछ लोगों को यह मानना है कि रिजर्वेशन की जरूरत अब नहीं है। अब चाहे SC/ST हो या OBC सब एक लेवल पर आ चुकी हैं। और अक्सर IAS और IPS का एग्जाम्पल देकर के बात को समाप्त कर लेते हैं। अब आप एक काम कीजिए, अब जहाँ भी रहते हैं अपने घर से बाहर जा करके देखिएगा जो साफ सफाई करने वाले लोग हैं और जो आदि प्रकार के काम करते हैं, जो छोटे वर्कर हैं उनके पास जाइएगा। उनमें से 10-12 लोगों उनसे उनके कास्ट पूछेगा। कोई भी सिंघानिया, ओबेरॉय या राजपूत ये सब कास्ट आपको नहीं मिलेगी। तब आपको लगेगा कि रिजर्वेशन की जरूरत क्या है। देखिए, चाय की दुकान पर बैठकर यह कहना बहुत ही आसान है कि रिजर्वेशन को बंद कर देना चाहिए। मैं उनसे सीधे शब्दों में यही कहना चाहता हूँ कि अपने नाम के आगे 4 शब्द लगाएं और वो भी रिजर्वेशन का फायदा उठाएं। और दोनों हाथों में तो लड्डू नहीं रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।